Assalamualaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. Today's topic that we have is field width specifiers. तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं field width specifier जो है वो क्या होते हैं. So जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा field width specifier. अच्छा, इससे पहले कि हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर को डिफाइन करें, मैं आपको ये एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं कि हमने इससे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर की डिस्कशन की थी. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स जो हैं वो आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर ही फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स मेंशन करते हैं, लेकिन लॉजिकली ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. मैं अगर थोड़ा सा रिव्यू कर दूं आपके लिए, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का मतलब ये होता है अगर आप अपनी स्क्रीन को ये अज्यूम करें कि वो कॉलम्स में डिवाइडेड है. यानी अगर मैं आपको कहूं कि आप इस तरह से देखें, आपकी स्क्रीन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है. जिस तरह आपकी MS एक्सेल की शीट होती है उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं. तो अगर मैं कहूँ कि वो कॉलम्स मिल के एक पूरी स्क्रीन बना रहे हैं और एक जो कॉलम है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं वो उस वैल्यू की फील्ड विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. यानी कितने कैरेक्टर्स हैं उस वैल्यू के अंदर, उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स उसको रिक्वायर्ड होंगे अगर एक कॉलम टेक्स ओनली वन कैरेक्टर, राइट, डिजिट या लेटर या सिंबल. तो विड्थ का मतलब है कि वो कितनी जगह ले रहा है वो वैल्यू जो कि आप स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में या किसी भी तरह से स्पेसिफाई कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर वो वैल्यू है तो आप उसे किसी वेरिएबल के थ्रू ही देंगे या किसी तरह से उसको वो करवाएंगे, स्पेसिफाई करवाएंगे इनटू द प्रोग्राम. कांस्टेंट भी हो सकता है डेफिनेटली. इसका मतलब ये है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा था. फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके जो प्रिंट की इंस्ट्रक्शन थी, यानी प्रिंट एफ की इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जब हम कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी उसकी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो स्पेसिफाई करते हैं, तो उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का रोल ये होता है कि वो बताता है कि अगर आपने उससे आगे कोई वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल मेंशन की है तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी. यानी उसने अगर डिस्प्ले करवाना है एक कैरेक्टर विद इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो उस कैरेक्टर या उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी डेटा टाइप क्या है, यानी कि वो किस तरह का, किस नेचर का वेरिएबल है. क्या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, क्या वो इंटीजर्स हैं, क्या वो किसी और तरह की कैरेक्टर टाइप वैल्यूज़ हैं या किसी और तरह की नोटेशंस हैं जो आपने यूज़ की हैं. अच्छा, जितनी भी डिस्कशन हम स्पेसिफायर्स की कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल for the format string that is supposed to be inside the argument of a printf function. यानी कि printf function के अंदर जब हम quotation marks में अपनी format string जो है वो place करते हैं, उसके अंदर ये सारे के सारे specifiers जो हैं वो use होते हैं. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में %d साइन, %f, %e को यूज़ किया था, तो वो क्या स्पेसिफाई करे थे? they were specifying the data types of the variables. अब मैंने आपसे कहा कि जो फॉर्मेट जो फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का मतलब ये है कि वो वेरिएबल जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए ऑन द स्क्रीन कितनी स्पेसेस चाहिए या कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है. जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप अपनी पूरी की पूरी स्क्रीन को इस तरह से अज्यूम कर लें कि वो छोटे छोटे कॉलम से मिलके बनी हुई है और उस कॉलम को आप समझ सकते हैं कि वो इतना कॉलम है जितना आपका कर्सर की एक विड्थ होती है. कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है ना एक जगह पे, उसके नीचे छोटा सा अंडरस्कोर सा साइन आ रहा होता है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इतने छोटे छोटे कॉलम्स मिलके एक पूरी स्क्रीन बना रहे हैं. अब आपकी जो वैल्यू है उसको स्पेसिफाई करने के लिए या उसको मेंशन करने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, दैट विल डिटरमिन इट्स फील्ड विड्थ, ठीक है ना. यानी कि उस वैल्यू की फील्ड विड्थ क्या है, और फील्ड विड्थ जब आप बता देंगे तो उसके साथ ही आप क्या करेंगे, उसको स्पेसिफाई भी कर देंगे, क्योंकि आप फील्ड विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं. एक तो ये कांस्टेंट है ना कि अगर फॉर एग्जांपल टेक दिस एग्जांपल कि अगर मेरे पास लास्ट एग्जांपल को ही हम कंटिन्यू करें जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था ऑफ अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, तो उसी को अगर हम एक्सटेंड करें उसी एग्जाम्पल में, अगर आप देखें कि एरिया की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर 25 है, मैं कहती हूँ कि एरिया में 25 प्लेस्ड है, ठीक है. इसका मतलब ये है कि उसके अंदर दो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, यानी 2 और 5, ठीक है.
अब वो 2 and 5 टेक 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है उसकी फील्ड विड्थ कितनी हो गई, 2, यानी उसे 2 कॉलम्स चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए। अब ये तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हो गई ना, यानी कि ऐसा हो गया कि अगर जब आपने स्पेसिफाई किया और उसने 2 कॉलम्स ले लिए, लेकिन दिस इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, यानी ये इसके अंदर आपके पास मार्जिन मौजूद है या आपके पास स्पेसिफायर्स मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप उसको या तो इंडेंट कर दें थोड़ा सा, या आप उसको थोड़ा सा राइट अलाइन कर दें किसी तरीके से। यानी आप चाह रहे हैं कि उससे पहले थोड़ी सी स्पेस आ जाए, इंस्टेड के मेरा वो जो वैल्यू है जिसके अपने 2 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो उसकी फील्ड विड्थ जो है ना वो मैं चेंज करके 4 कर दूं। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी इन सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज। फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था उसी के अंदर नंबर मेंशन करना पड़ता है, यानी आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं टू डिस्प्ले दैट वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखें, %d साइन वॉज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, राइट। हमने कहा था कि जो इंटीजर है, अगर मैंने कहना है कि मेरा वेरिएबल इंटीजर है विद इन द स्ट्रिंग, तो उसके अंदर अगर मैंने स्पेसिफाई करना है तो मैं कहूंगी कि दिस इज %d साइन। ठीक है, %d साइन करूंगी तो वो इस तरह से प्लेस होल्डर का काम करेगा कि वेरिएबल जब लेगा तो उसको इंटीजर टाइप का डिस्प्ले करवाएगा वैल्यू। अब मैं ये कहती हूं कि मैंने %d साइन के साथ क्या लिख दिया, उसके दरमियान में 4। आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू की विड्थ थी, यानी वो कितनी थी, 2 एग्जैक्टली। जैसे 25 आपके पास वैल्यू थी, तो इसका मतलब है कि वो कितने कॉलम्स ले रहा है, टोटल 2 कॉलम्स। लेकिन नाउ आई वांट इट टू बी डिस्प्लेड विद 4 फील्ड विड्थ। ठीक है, यानी मैं चाहती हूं कि फील्ड विड्थ जो है उसकी वो 4 हो जाए, इंस्टेड ऑफ 2 कॉलम्स वो 4 कॉलम्स के साथ डिस्प्ले हो, 4 कॉलम्स में डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैंने %4d स्पेसिफाई कर दिया है तो उसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि मैंने फील्ड विड्थ इंक्रीज करके अपनी वैल्यू की कितनी कर दी है, 4। अब क्या होगा कि आप अगर इस तरह से देखें तो क्या यहाँ पे ये बॉक्सेस शो होंगे इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज? नो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है बुक में भी, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि 2 boxes विल बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी दे विल बी प्रिसीडेड बाय द वैल्यू, यानी जो भी आपकी वैल्यू है 25, उससे पहले 2 बॉक्सेस लगे हुए हैं विच रिप्रेजेंट्स कि अब आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हैं, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 कॉलम विड्थ हो गई है उसकी, यानी 4 फील्ड विड्थ हो गई है। आपकी जो फील्ड विड्थ है उस वैल्यू की वो कितनी हो गई है, 4, क्योंकि मैंने क्या मेंशन किया, %4d, राइट। इसका मतलब है कि मैंने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था उसके साथ ही फील्ड विड्थ को भी स्पेसिफाई कर दिया बाय एडिंग 4 इनटू इट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आपको डिस्प्ले होगी वैल्यू, तो डिस्प्ले होने में ये वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय अ स्पेस। ठीक है, ये कंसिडर होगी एज अ स्पेस, यानी कि 2 स्पेसेस छोड़ेंगे, उसके बाद 25 मेंशन करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो आपकी फील्ड विड्थ होगी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, वो आपकी वैल्यू की 4 ही होगी। इसी तरह अगर आप देखें कि 25 है आपके पास और आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट स्क्रीन पे आपको क्या शो हो रहा है, 2 स्पेसेस देन 2 5। ठीक है, तो अब आपकी जो फील्ड विड्थ है वो इंक्रीज होके 4 हो गई है इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू विच वॉज 2, यानी कि 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड थे उसको स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन आपको फॉर एनी रीजंस यू वांटेड इट टू बी एक्सटेंडेड, तो आपने क्या किया, उसको 4 स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे 4 फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। आई जस्ट टुक दिस एग्जाम्पल टू शो यू कि किस तरह से ये हो सकता है। आप इसको एक्सटेंड करके किसी भी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं डिजिट्स, जैसे कि आप इस टेबल में देखें ज़रा, तो टेबल में आपके पास वैल्यू दी हुई है 786। ठीक है, 786 को अगर आप डिफॉल्ट फॉर्मेट में विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफायर करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसको कितने कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे? यू हैव टू टेल मी दिस। यस, 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि उसकी फील्ड विड्थ, डिफॉल्ट फील्ड विड्थ कितनी है, 3 है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं उसके अंदर, 3 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है उसकी 3 जो है वो फील्ड विड्थ है। ठीक है,
फील्ड विड्थ की जो है वो कितनी है, स्पेस कितनी है, ये दिस इज नॉट आवर कंसर्न इन दिस वन. वी जस्ट अज्यूमिंग कि एक कॉलम जो है वो एक डिजिट को ले रहा है, ठीक है, या एक डिजिट को ऑक्यूपाई कर रहा है, या उसके पास इतना ही मार्जिन है कि वो एक कैरेक्टर को ले सके. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने कैरेक्टर्स हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं. तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी 3, यस. लेकिन अगर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि मैंने वैल्यू के साथ स्पेसिफायर क्या कर दिया है, मैंने कहा है कि स्पेसिफायर इज नाउ 4. तो 4 का मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी कितनी वैल्यू थी, 3 तो उसकी बाय डिफॉल्ट विड्थ थी, और 4 इंक्रीज हुआ तो उसके साथ इट इज प्रिसीडेड बाय एन एम्प्टी स्पेस. यानी अब उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई है, 4 हो गई है. यानी अब 4 कॉलम्स में आपकी वो वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई होगी, और क्योंकि 3 वैल्यूज वो ऑलरेडी कंटेन करता है, उससे पहले एक स्पेस जो है वो ऐड हो गई है. सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें, उसमें मैंने %5 ऐड किया है. 5 का मतलब ये है कि नाउ हाउ मेनी स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर. Exactly, it will be 2 spaces will be added before the actual number, which is 786. 786 के already 3 characters हैं, उससे पहले आपने 2 characters add कर दिए which are 2 spaces. हमने add नहीं किए. जब हमने specifier mention किया या specifier हमने specify किया into the string, तो by default उसने जो कंपाइलर है उसको पता चल गया कि दिस इज फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क. यानी कि मुझे यहाँ पे जो कॉलम लेंथ है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इंक्रीज करने हैं फॉर दैट वैल्यू जो मैंने असाइन किए हुए हैं ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. तो वो क्या करेगा, उसको स्पेसेस इंक्रीज कर देगा और उसको 5 में जो है डिस्प्ले करवा देगा, विच मीन्स कि 2 स्पेसेस आर एडेड बिफोर द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है. इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो मैंने 6 कर दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर को के अंदर वैल्यू जो कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है. 6 का मतलब अब ये है कि नाउ 3 स्पेसेस विल बी एडेड बिफोर द एक्चुअल वैल्यू और द एक्चुअल नंबर दैट वी आर स्पेसिफाइंग. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो स्पेसेस हैं कैरेक्टर की वो ऐड हो गई हैं. नाउ आर वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विच इज एरिया is taking 6 columns to specify the value. टोटल जो है वो 6 कॉलम्स जो है नंबर ऑफ कॉलम्स ले रहा है वो, और उसकी विड्थ जो है इसी लिहाज से क्या हो गई 6. ठीक है. जो कि हमने स्पेसिफाई की है %6D से, राइट. तो इसका मतलब ये है कि अब वो 6 वैल्यूज ले रहा है जिसमें से 3 जो हैं वो एम्प्टी स्पेसेस हैं और उसके आगे जो हैं 3 हमारे कैरेक्टर्स हैं. तो ये क्या हो गया है, राइट अलाइंड हो गया, यानी कि राइट साइड पे अलाइन हो गया बाय डिफॉल्ट, और उससे पहले लेफ्ट साइड पे क्या आ गई हैं स्पेसेस. इसके अलावा एक और केसेस ये हो सकते हैं कि जब आपके पास वैल्यूज आर इन नेगेटिव नंबर्स. अच्छा, एक तो ये है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आए हमेशा या पॉजिटिव वैल्यूज आए, तो तब तो हमारे पास इस तरह का केस बनता है. लेकिन व्हाट इफ वी हैव नेगेटिव वैल्यूज एज वेल. अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं तो हाइफन जो होता है, जिसको आप नेगेटिव साइन कहते हैं, हाइफन इज कंसिडर्ड एज वन कैरेक्टर. ये तो हमें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि जो हाइफन है उसको हम कैरेक्टर ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इट इज इन द स्पेशल सिंबल्स में आता है. तो इसका मतलब है सिंबल जो है वो एक कैरेक्टर होता है विच इज हैविंग एन ASCII कोड. तो इसका मतलब कि अगर वो एक कैरेक्टर है तो नाउ आर ओरिजिनल वैल्यू इफ इट इज 786, तो अगर मैं उसके साथ माइनस साइन लगा देती हूँ तो नाउ इट हैज़ अ फील्ड विड्थ ऑफ 4, राइट. उसकी डिफॉल्ट फील्ड विड्थ क्या है 4, यानी एक हाइफन साइन की फील्ड विड्थ का कॉलम और फिर आगे 3 कैरेक्टर्स का कॉलम मिला के हमारे पास क्या आ गया, टोटल इसकी बाय डिफॉल्ट फील्ड विड्थ है. लेकिन अब अगर मैं इसके आगे अगेन वही वाली चीज़ जो मैंने अभी पॉजिटिव नंबर के साथ की थी, आई एम डूइंग द सेम विद दैट, कि मैंने क्या किया, उसको 4 कर दिया, %4D. %4D का मतलब कि उसकी जो डिफॉल्ट विड्थ थी वही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 4 कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अपेरेंटली. जैसे कि अगर इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आप देखें पॉजिटिव नंबर को, तो उसमें चेंज आया था, उसमें एक स्पेस ऐड हुई थी. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइफन ने भी एक कैरेक्टर ले लिया है, एक कॉलम ले लिया है, तो इसका मतलब है कि वो बाय डिफॉल्ट कितना रहेगा, हमारे पास उतने ही साइज का रहेगा, यानी 4. अब %5 ले लेती हूँ तो उसके भी इसी तरह से मेरे पास जो है वैल्यूज आएंगी. यानी 5 का मतलब ये कि %5 का मतलब ये है कि नाउ आई एम सपोज टू गिव इट नंबर ऑफ कॉलम्स 5.
टू स्पेसिफाई माई वैल्यू, और उसमें से 4 तो ऑलरेडी कैरेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है उसके लेफ्ट साइड पे क्या ऐड हो जाएगा, एक स्पेस, सो इट विल बी स्पेस नेगेटिव साइन 786, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं इसी को 6 से कर दूं मेंशन, यानी कि परसेंटेज 6D, which means कि now my width of the value should be 6, यानी number of column assigned to that particular value should be 6, जिसमें से उसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी 3 कैरेक्टर्स ले रही है, 3 कॉलम्स ले रही है, एक कॉलम जो है वो नेगेटिव साइन को असाइन हो रहा है, विच मीन्स 4 कॉलम्स ऑलरेडी, उससे पहले 2 स्पेसेस जो है वो ऐड हो जाएंगी, विच मीन्स कि नाउ यू हैव द स्पेसिफाइड आंसर विच इज 2 स्पेसेस देन हाइफन साइन देन 786, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि फील्ड स्पेसिफायर ने हमारा काम इस तरह से आसान कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना पूरा नाम एक स्ट्रिंग के थ्रू स्पेसिफाई करना चाहती हूँ। एक स्ट्रिंग में मैं अपना नाम देती हूँ और वो वेरिएबल के थ्रू मैं दे रही हूँ, वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। अब अगर तो मैं सिंपल कांस्टेंट स्ट्रिंग के थ्रू दे रही हूँ तो मैं स्पेस ऑलरेडी खुद से ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। हर स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट नेम भी एंटर करेगा, लास्ट नेम भी एंटर करेगा। नाउ आई आस्क द स्ट्रिंग टू टेक वैल्यूज फ्रॉम देयर, राइट। मैं कहती हूँ, मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ वो 2 वेरिएबल्स इनटू माय printf आर्ग्यूमेंट, आई स्पेसिफाई दोज वेरिएबल्स इनटू द फॉर्मेट स्ट्रिंग, और मैं कहती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाए और फिर सेकेंड वैल्यू यहाँ आ जाए। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं देती फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू, तो क्या होगा, मुबशरा मंजूर, इट विल बी कंकैटिनेटेड, या वो एक बिल्कुल साथ एक ही लाइन में लिखा जाएगा विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसेस, राइट। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मुबशरा के बाद एक स्पेस आए, जो हमारा नॉर्मल तरीका है लिखने का, कि अगर हम नाम लिखते हैं तो फर्स्ट नेम, फिर हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं, देन सेकंड नेम, सिमिलर द केस विद द सेंटेंसेस, कि अगर हम सेंटेंसेस के वर्ड्स ले रहे हैं और वर्ड्स के दरमियान में हमें स्पेसेस की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज़ मैंने फील्ड विड्थ सेम असाइन की, यानी कि मैंने उसके अंदर कुछ भी फील्ड विड्थ नहीं दी। सेकंड में मैंने फील्ड विड्थ से एक वैल्यू जो है इंक्रीज कर दी, तो उससे क्या होगा, मेरे पास जो आंसर आएगा उसमें बाय डिफॉल्ट वो एक स्पेस जो है वो ऐड कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि फील्ड विड्थ जो स्पेसिफायर था सेकंड माय लास्ट नेम का, उसको आपने बाय 1 इंक्रीज कर दिया, विच मीन्स लेफ्ट साइड पे एक फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड होगी। तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग द एप्लीकेशंस ऑफ इट, राइट। अच्छा, एक लास्ट अगर आप कॉलम में चीज देखें तो जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, जहाँ पे हमने कहा हुआ है परसेंटेज 1D। परसेंटेज 1D का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि फील्ड विड्थ जो है इट इज़ 1, राइट। ऐसे भी हो सकता है जैसे 786 के केस में उसकी डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है वो ही 4 है या 3 है, नेगेटिव साइन के केस में 4 है, पॉजिटिव के केस में 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब तो जो अगर मैं कह रही हूँ कि फील्ड विड्थ को 1 करना है तो दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो सी का कंपाइलर इफ़ यू सी, तो आपके पास वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही है जो डिफ़ॉल्ट है। तो इसका मतलब यह है कि सी का कंपाइलर उसको इफ द लेंथ इज स्मॉलर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है टू इट्स एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैंने 1D स्पेसिफाई भी कर दी है एंड माय वैल्यू इन एक्चुअल इज ग्रेटर देन दैट लेंथ, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो उसको ट्रंकेट नहीं करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसको अकोमोडेट कर लेगा और उसकी जो डिफ़ॉल्ट लेंथ है, डिफ़ॉल्ट विड्थ है, उसी के थ्रू उसको स्पेसिफाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपकी उसमें हैंडल हो जाती है। 1D वैसे भी आई डोंट थिंक कि हमें देने की ज़रूरत है, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली फॉर द नॉलेज रीजंस आपको ये पता होना चाहिए कि इट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द कंपाइलर। लेकिन अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज D देते हैं तो उसका मतलब है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू वो ही अकोमोडेट होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको बार बार स्पेसिफाई करने की ज़रूरत शायद ना पेश आए, लेकिन क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है इन ऑर्डर टू गिव दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इट वाज नॉट इवन एज डिफिकल्ट एज द प्रोग्रामिंग लेक्चर्स दैट यू हैव डन बिफोर। इसके अलावा ये कि आपको मैंने एक छोटा सा टास्क भी असाइन किया है, डू ट्राई दैट योरसेल्फ।
और इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फील्ड विड्थ स्पेसिफाई की हैं फॉर द इंटीजर। हम देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए किस तरह से फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो हैं वो हम डिक्लेयर करते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।